तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त लाइव आ रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ की जनता के आशीर्वाद से पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक परिपाटी, एक मिथक और हर बार जो सरकार बदलने का क्रम था, वो सरकार बदलने का क्रम और मिथक परिपाटी बदलने का काम उत्तराखंड की जनता ने किया और फिर से एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाई, सेवा का अवसर दिया और हम भी उसी दिशा में आगे बढ़े। कमेटी बना दी, कमेटी ने काम किया, बहुत विद्वान लोगों की कमेटी थी जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई। उस कमेटी ने लगभग 20 माह तक काम किया। सबसे पहला कार्यक्रम उन्होंने संवाद का शुरू किया और संवाद का पहला कार्यक्रम माड़ा गांव, जो हमारे देश का और प्रदेश का, जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने उसको वही माड़ा गांव में जाकर पहले गांव की संज्ञा दी और उस पहले गांव से कमेटी ने जनसंवाद किया। ऐसा करते करते 43 स्थानों पर जनसंवाद किया। 10,000 लोगों से सीधे प्रत्यक्ष रूप से संवाद किया। 2,33,000 लोगों के विभिन्न माध्यमों से अपने विचार इस समान नागरिक संहिता को ड्राफ्ट करने वाली कमेटी के पास उसके विचार आए और 2,33,000 उत्तराखंड के लगभग 10% लोगों ने इस कानून को बनाने के लिए, इस समान नागरिक संहिता को बनाने के लिए अपने विचार दिए, जो हमारे राज्य के लिए और देश के लिए भी एक अतुलनीय उदाहरण है कि इतनी बड़ी संख्या में किसी राज्य में कोई ड्राफ्ट बनाने के लिए, कोई कानून बनाने के लिए, कोई एक्ट बनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने विचार दिए। भाई बहनों, आप लोग ये भी सुन रहे होंगे, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमको समय नहीं दिया जी, थोड़ा हम और कुछ करते। आप लोग भी सुन लो भैया, हमारे पत्रकार भाइयों, देखिए जब कमेटी ड्राफ्ट बना रही थी तो कमेटी ने सब लोगों को निमंत्रण भी भेजा, पत्र भी भेजा और उनके रिसीविंग भी लिए। कल मैंने विधानसभा में भी कुछ कागज उनको दिए, जो पत्र दिए गए थे। सबको मौका दिया, जो आ सकता था वो आया भी, जिसकी मंशा थी कि हम इसमें अपने सुझाव देंगे। बोलेगा भाई, आप तो समझिए, आप तो जानते हैं जिनको अब सुझाव देना नहीं है, जिनको इसमें बात करनी नहीं है, और खराब भी कुछ था नहीं। अब कोई हम किसी से पूछें कि खराब क्या है इसमें, अब इसको आप कह रहे थे कि राज्य इसको लागू नहीं कर सकता, कुछ लोग ये भी कह रहे थे। भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। भारत के हमारे विद्वान अध्यक्ष जी बैठे हैं, बार काउंसिल के और विद्वान साथी बैठे हैं, हमारे अधिवक्ता एक से एक, और मंच पर भी बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, नीचे भी हैं, मेरे सामने भी है, पीछे भी है। सबने भारत का संविधान पढ़ा है। सब जिसने नहीं पढ़ा होगा वह भी जानता है इसके अनुच्छेद 44 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य इसको अपनी सुविधा के अनुसार, जब भी राज्य में स्थिति बने, अपनी स्थिति के अनुसार इसको लागू किया जा सकता है।
और एक बार नहीं, अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट ने भी अनेक निर्णय दिए। सायरा बानो केस बड़ा चर्चा में आया। हमारे यही उत्तराखंड की बहन का जो केस है, काशीपुर की रहने वाली, उनका लंबे समय तक, 1 दशक तक लगातार संघर्ष चला और उसके निमित्त में लाया। अब मैंने सोचा मैं कितना कहूंगा, कितना समझाऊंगा। इससे अच्छा है आज जिस दिन मैं एक विधेयक प्रस्तुत करता हूं, भारत का संविधान हाथ में लेता हूं, जिसमें इसकी व्यवस्था की है, भारत माता की। भारत का संविधान लिया। और उससे बड़ी बात हमने कहा, बोलने से अच्छा है, ये हमारा संकल्प पत्र। आज कह सकते हो कि आप 2024 का चुनाव आ रहा है, अरे वो 2022 में कह रहे थे आप लागू ही नहीं कर पाओ। ये चुनाव का सीखा है। 2022 में जिस समय हमने बात करी थी, उस समय आपने कहा कि ये केवल चुनाव का घोषणा पत्र है, चुनाव आया है तो समान नागरिक संहिता की याद आ गई। भाई बहनों, हमने कहा कि हमने आज जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमको काम दिया था, हमको आशीर्वाद जिस काम के लिए दिया था, क्योंकि हमने कहा था हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले ये काम करेंगे, तो हमको तो इसके लिए देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने पहले ही आशीर्वाद दिया है। उन्होंने पहले ही मैंडेट दिया था कि नहीं आप आगे बढ़िए। उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, हर एक व्यक्ति के लिए जो देवभूमि में निवास करता है, उस पर देवभूमि का एक कानून सबके लिए होगा, सबके लिए एक कानून होगा। क्योंकि देवभूमि हमारी, जहां बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि गाजियाबाद और नोएडा के किसानों ने आंदोलन को लेकर दिल्ली कूच का आह्वान किया है, जिसे देखते हुए दिल्ली और यूपी के सभी बॉर्डर और किसान चौक समेत अन्य जगहों पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता कर दी गई है। पुलिस इन रास्तों से आने जाने वाली हर एक गाड़ी चेक करने के बाद ही आगे जाने दे रही है। चेकिंग की वजह से यातायात काफी धीमा हो गया है। वहीं NH9 पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसकी वजह से गाजियाबाद और नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक काफी स्लो हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में श्री प्रभुपाद की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक सिक्का जारी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज इस अवसर पर मुझे श्री प्रभुपाद जी की स्मृति में पोस्टल स्टैंप और स्मारक सिक्का जारी करने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए भी आप सभी का मैं हृदय से बधाई देता हूं। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभुपाद गोस्वामी जी की 150वीं जयंती पर हम ये समय मना रहे हैं। भारत कभी सीमाओं के विस्तार के लिए दूसरे देशों पर हमला करने नहीं गया। जो लोग इतने महान दर्शन से अपरिचित थे, जो उसे समझे नहीं, उनके वैचारिक हमलों ने कहीं न कहीं हमारे मानस को भी प्रभावित किया। पहले G20 समिट के जरिए यहां से नए भारत के सामर्थ्य के दर्शन हुए थे और आज इसे वर्ल्ड वैष्णव कन्वेंशन को आयोजित करने इसका इतना पवित्र सौभाग्य मिल रहा है। और यही तो नए भारत की तस्वीर है। प्रभुपाद गोस्वामी जी की 150वीं जयंती हम ऐसे समय मना रहे हैं जब कुछ ही दिन पहले
भव्य राम मंदिर का सैकड़ों साल पुराना सपना पूरा हुआ है। आज आपके चेहरों पर जो उल्लास, जो उत्साह दिखाई दे रहा है, मुझे विश्वास है इसमें रामलला के विराजमान होने की खुशी भी शामिल है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान बुधवार को योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमने तो केवल 3 जगह मांगी। योगी ने कहा कि अयोध्या के साथ अन्याय हुआ है, पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था। उस समय भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए थे और उन्होंने केवल 5 गांव मांगे थे। हम तो अयोध्या, काशी, मथुरा मांग रहे हैं। गुरुवार को वाराणसी पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी बताएं कि कौरव कौन है। ये कौन तय करेगा कि पांडव कौन है और कौरव कौन है? हमारे लिए संविधान और कोर्ट सबसे बड़ी है। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी संविधान से बंधे हैं, संविधान से बंधे हैं वो, और मुख्यमंत्री जी को वो कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो संविधान जिसकी शपथ ली है उन्होंने, शपथ के बाद अगर ऐसी बात करेंगे मुख्यमंत्री जी, और वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, कि कौरव कौन है, पांडव कौन है, तो अभी तो यही नहीं तय हुआ है कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। अगर आप जानते हो तो मुझे बता दो कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। हम लोगों ने महाभारत पढ़ी है, कौरवों की संख्या ज्यादा थी। कौरवों की संख्या कितनी थी? बीजेपी कहती है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो अभी तो यही तय नहीं हुआ कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। नहीं, मेरी नजर में कुछ नहीं है। अगर आपको दिखाई देता हो, आपकी समझ जो कहती हो वो मानिए, लेकिन हमने महाभारत में यही पढ़ा है कि जिसके पास सबसे ज्यादा सेना थी, जो सबसे बड़ी ताकत में थी, और भगवान कृष्ण की जो अछूती सेना थी वो भी उनके पास थी। लेकिन जीत उसी की होती है जिसके साथ भगवान होते हैं। तो सवाल कौरव और पांडवों का नहीं, अभी तो यही नहीं पता कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। क्या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि कौरव कौन है, पांडव कौन है? सर्टिफिकेट का, इसलिए मैं उनकी बात पे बात नहीं कहना चाहता हूं। कांग्रेस के नेता ने या उन्होंने क्या कहा है, मैं उस पे अपनी बात नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन जन्म से नहीं है बहुत से लोग पिछड़े, सर्टिफिकेट से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को इचौड़ा कम्बोह में कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे, जिसकी जानकारी कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दी है। वहीं उन्होंने राम मंदिर जाने से इनकार करने पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की तुलना राक्षसों से कर डाली। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि बीजेपी में जाना कोई गुनाह और पाप तो नहीं है, लेकिन अभी वो बीजेपी में गए नहीं हैं। वहीं सीएम योगी को निमंत्रण के सवाल पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले हैं और सीएम योगी ने कल्की धाम के निमंत्रण को स्वीकारा है। उन्होंने दावा किया है कि 19 फरवरी को देश दुनिया के तमाम साधु संत समेत लाखों लोग पहुंच रहे हैं। 19 फरवरी को सुबह 9 बजे श्री कल्की धाम का शिलान्यास हो रहा है और बड़े सौभाग्य का विषय है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। श्री कल्की धाम पूरी दुनिया में एक ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले बन रहा है, पहले स्थापित हो रहा है। पूरी दुनिया में जितने धाम है वो तब बने हैं, तब स्थापित हुए जब भगवान आया, आने के बाद। ये श्री कल्की धाम ऐसा धाम है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार श्री कल्की नारायण भगवान के अवतार होने से पूर्व बन रहा है, पूर्व स्थापित हो रहा है। तो 19 फरवरी की जो तिथि है, 19 फरवरी 2024 की जो तिथि है, वो धार्मिक जगत का एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर से विवादित बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि क्या राम निर्जीव हो गए थे जो प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत पड़ी? जो पहले से ही जीवित है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की क्या जरूरत? अगर अपर कास्ट का हिंदू ओबीसी, एससी और एसटी का आरक्षण खा रहा है और ये कहते हैं कि ओबीसी, एससी और एसटी भी हिंदू है। पार्टी का रहा हो, सबने स्वागत किया था, उसी का काम हुआ। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया?
आप उस रामलला को जो छावनी में थे उनको ले जाके वहां स्थापित करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? जो पहले से पूजा जा रहा है उसको प्राण प्रतिष्ठा कहां से? क्या राम निर्जीव हो गए थे? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान रामलला निर्जीव हो गए थे, निस्तार हो गए थे? आप बैठे माने। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर सवाल उठाए जाने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। स्वामी के प्राण प्रतिष्ठा वाले बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि स्वामी की तरफ से आए इस बयान पर भगवान राम उनको कभी माफ नहीं करेंगे। समय आने पर जनता ही उनको सबक सिखा देगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हापुड़ से है, जहां तेज रफ्तार बस ने सड़क पार कर रहे वृद्ध को टक्कर मार दी, जिससे वृद्ध की मौके पर ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। साथ ही सूचना पर पहुंचे मृतक के बेटे ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मोहल्ले वासियों ने बस चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि मालिक ने चौकीदार के 2.5 साल के बच्चे को सामने से कार से रोक दिया, साथ ही अस्पताल के पास छोड़कर फरार हो गया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला, मेरा बच्चा यहाँ खेल रहा था, अचानक बच्चा आगे आ गया। तभी ड्राइवर सर आए, जो मालिक है मेरे महक बंसल, इन्होंने देखा नहीं और गाड़ी स्टार्ट करके चला दिया। बच्चा आगे था, वो पहिए के नीचे आ गया। अच्छा। मैंने जबरन गाड़ी रोक के उसकी गाड़ी में बिठा के उसको लेके गया हॉस्पिटल। ट्रॉमा सेंटर के लाल रेड लाइट पे छोड़ दिए और वो हॉस्पिटल के अंदर तक नहीं गया, छोड़ दिया रोड पे। मैं वहाँ से कंधे पे लेकर अपने बच्चे को गया, एडमिट किया। बोल रहे थे कि मैं अभी आ रहा हूँ घुमा के, लेकिन ये दोबारा वापस नहीं है। अच्छा। और ना ही कोई फ़ोन उठाया, ना ही कोई कॉल किया। पुलिस का वहीं जो हॉस्पिटल में कार्रवाई हुआ था उसका कोई सुनाई नहीं हुआ, आज तक कार्रवाई नहीं कर पा रही। ना ही तो बेटा पकड़ा गया, ना गाड़ी पकड़ा गया अब तक, अभी तो कोई सुनो। तो वहीं बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी कतरन मार्केट में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि दमकल विभाग को करीब 3:24 पर सूचना मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। साथ ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगली खबर रायबरेली से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि सड़क हादसे में एक साथ आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए। साथ ही हादसे में कई वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त भी हो गए। हादसे में दूल्हा दुल्हन समेत 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंदौली के शास्त्री रेलवे कॉलोनी के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, जिसकी विकराल लपटों के कारण रेलवे कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। PS मुगल सराय के अंतर्गत शास्त्री नगर कॉलोनी में ट्रांसफार्मर में आग की सूचना हुई। तत्काल हमारे दरोगा जी के नेतृत्व में एक फायर यूनिट घटनास्थल पर पहुंची। यहाँ पर आए तो देखे कि 500 kVA का ट्रांसफार्मर जो इनका सब स्टेशन है सप्लाई का, उसमें लगी थी। बगल में पैनल था, आग बड़ी थी। तत्काल दूसरी यूनिट मैं अपन लेकर आया
आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। मात्र ट्रांसफार्मर की क्षति हुई है। क्षति का आकलन विद्युत विभाग द्वारा बताया जाएगा कि कितनी कीमत है, क्या है, लेकिन ट्रांसफार्मर जल गया है और पैनल को बचा लिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।